वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। दोस्तों, मेरा नाम विनय पांडे है और आज हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, उससे ग्रीन हाउस का क्या लेना देना है और वायुमंडल में जो परतें होती हैं उन सबको हम लोग डीप में देखेंगे। तो अगर आपको हमेशा लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस क्या है और वायुमंडल किस लेयर में हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन हमारा किस में होता है, अगर इन सबों में आपको होती है प्रॉब्लम तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, क्योंकि हम पूरा इसमें डीप एनालिसिस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने स्लाइड की तरफ से। दोस्तों, ये है हमारा चैनल, इस चैनल का लोगो है, उसके नीचे देखिए ऐसे आपके वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा। तो अगर आप हम चाहते हैं कि जो भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए तो इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए। उसके बगल में एक घंटी जो बनी है उसको भी आप कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने के कोई भी पैसे नहीं लगते। देखिए, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग अब क्या है, ये सिंपल सा टर्म में समझिए, छोटा सा डेफिनेशन। धरती के लगातार बढ़ते तापमान के स्तर को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब क्या है समझिए इसका मतलब। देखिए, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। पहले 15 डिग्री सेंटीग्रेड, अब कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच चुका है। तो धरती का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके कुछ पॉजिटिव भी हैं, जैसे कि अगर टेम्परेचर ना बढ़ता तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे जीवन संभव नहीं होता। लेकिन अब उस ज़्यादा ये बढ़ रहा है, 25 से भी अब ऊपर हो रहा है, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह। पिक्चर में आप देख भी रहे हैं कि इधर पृथ्वी जल रही है और इधर हरियाली है। अब कारण क्या है इसके होने के? तो धरती के वातावरण के गर्म होने का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि है। यानी ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ क्या है? धरती का टेम्परेचर बढ़ना, तापमान बढ़ना, धरती का क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। क्यों बढ़ता है? कि ग्रीन हाउस गैसों के में वृद्धि हो रही है। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, आइए इनको देखते हैं। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, उससे पहले आपको समझना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। देखिए, आज से बहुत सालों पहले, या यूं कहें कि अभी भी, जो हमारे पोलर ग्रह, जैसे कि पृथ्वी को आप ऐसे बनाएं तो जो पोल पे रहते हैं, ध्रुवों के पास, वहाँ सूर्य की रोशनी ना के बराबर रहती है इन दोनों जगहों पे। तो इन लोगों ने क्या किया, एक ऐसा घर बनाया अपने फसलों को उगाने के लिए जो चारों तरफ से शीशे से ढका रहता था। ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं शीशे का घर, और बीच में इन्होंने अपनी फसलें लगा दी ताकि धूप इसमें गर्मी बनी रहे। तो सूर्य की किरणें आती थी ग्लास से, इस ग्लास से टकरा के यहाँ टकराती थी, फिर यहाँ, फिर ऐसे और ऐसे, और इसी घर में रह जाती थी, जिससे कि टेम्परेचर क्या होता था उस घर का, बढ़ जाता था। तो आसपास की जो फसल होते थे जिनको गर्मी चाहिए होती थी वो क्या होते थे, उगने लगते थे। तो इसमें क्या होती थी, हरियाली। इस घर में चारों तरफ पेड़ पौधे जब उगने लगते थे इनकी फसल, तो चारों तरफ हरियाली रहती थी, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? ग्रीन हाउस। क्या नाम दिया गया? ग्रीन हाउस। चारों तरफ हरियाली रहती थी तो इसलिए इसका नाम दिया गया ग्रीन हाउस। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा है। अब ये नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है आप ऐसे समझिए, हमारे लिए नेगेटिव कैसे हो गया। देखिए, ये है हमारा वायुमंडल, ऐसे डैश लाइनों को आप क्या कहते हैं? वायुमंडल। और ये है हमारी धरती, पृथ्वी। पृथ्वी, यहाँ है सूर्य, क्या है? सन। यहाँ से जब प्रकाश सूर्य का निकलता है चारों तरफ, और वो जब पृथ्वी पे आता है तो धरती से टकराता है। अब ये जो हमारा वायुमंडल है, ये जो सूर्य से जो तरंगें आती हैं उनको बोलते हैं लघु तरंग। कैसा? लघु तरंग। तो इन लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है, जिसको कहते हैं सेमी परमेबल, मतलब इनको आने देता है। लेकिन पृथ्वी से यही लघु तरंग टकराने के बाद दीर्घ तरंगों में बदल जाती हैं। किन तरंगों में? दीर्घ, मतलब लॉन्ग वेव। क्या बोलते हैं इसको? लॉन्ग वेव। और इसको शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव। देखिए, पूरा ही पीसीएस को टारगेट किया गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस हो चाहे एमपी पीसीएस हो, आप मेंस में आपको लिखने के लिए आ जाता है, ये एमपी पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, तो ये लॉन्ग वेव के लिए पारदर्शी नहीं रहता है, ये लौटाता नहीं है। हमारा वायुमंडल में कुछ जो गैसें हैं, अभी बात करेंगे वो कौन गैसें हैं, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, सब देखेंगे।
तो वायुमंडल में जो हमारी ये गैसें हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ये लौटने नहीं देती इसको, तो ये फिर से टकराता है धरती पे, तो धरती का तापमान फिर बढ़ा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर लौटने देंगे, फिर ये टकराता है आके। तो ऐसे क्या है, इसके बार बार टकराने से धरती का तापमान बढ़ने लगता है, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आपको समझ गया, फिर से एक बार देखिए, सूर्य से जो लघु तरंग या शॉर्ट वेव जो चलती है, उसके लिए हमारा ये जो वायुमंडल है, जो वायुमंडल में गैसें हैं जो प्रमुख, वो कैसा व्यवहार करती हैं, पारदर्शी, मतलब उनको आने देती हैं। और यही उसके बाद तरंगे जब पृथ्वी से टकराती हैं तो दीर्घ तरंगों में बदल जाती हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है दीर्घ तरंग, और दीर्घ तरंगों के लिए हमारा वायुमंडल पारदर्शी नहीं रहता, इनको पास करने, ऊपर जाने नहीं देता, तो ये फिर से नीचे भेजता है, फिर से पृथ्वी का तापमान गर्म होता है, और फिर से ये ऊपर जाता है, फिर से आता है, और ऐसे टकरा के बार बार पृथ्वी पे आती रहती है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो देखिए दो चीजें हमने क्लियर की, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पृथ्वी के तापमान को बढ़ने को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। क्यों बढ़ता है, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, आपने ये देखा। अब आइए हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। तो देखिए ये जो है, ये ग्रीन हाउस गैसेस है, जिसमें आपका हो गया CO2। CO2 किससे, फॉसिल फ्यूल और इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो धुआं निकलता है, वो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। 66% यहाँ देख रहे हैं और 11% यहाँ, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 6-7, टोटल 76% का कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस में किसका है, CO2 का है। चाहे तो वो आप इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, या जो फॉसिल फ्यूल चलते हैं उनकी वजह से, फॉरेस्ट में आप आग लग जाते हैं, लैंडस्लाइड के, उसका 16% का कंट्रीब्यूशन होता है मीथेन का, CH4। उसके बाद NO2 जो भी ऑक्साइड होते हैं उनका, और बाकी में जो और लगे, जैसे कि वाटर वेपर भी होता है आपका, वाटर वेपर जिसको कहते हैं जलकण या वाष्पित कण जिसको बोलते हैं। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन ओजोन का भी होता है। तो इतनी गैसेज आपके पास हो गई, पहले नंबर पे CO2, दूसरे नंबर पे CH4 यानी मीथेन, तीसरे पे NO2, चौथे पे आप धूल कण या वाष्प या जो जल वाष्प होता है उसको H2O का नाम दे सकते हैं, और पांचवें पे हो गया आपका, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, O3। तो ये 5 जो गैसें हैं मेन है, ऊपर से ये जो दोनों हैं इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। और एक की बात की जाए तो वो मीथेन, आप देख रहे हैं कितना, 76%। यही वो गैसें हैं, आप फिर से प्रीवियस स्लाइड पे चलिए तो आपको समझ में आएगा। यही वो, जैसे वायुमंडल में यही वो गैसें हैं जो कि इस जो पृथ्वी से तरंग, जो सूर्य से तरंग आ रही है और फिर टकरा के पृथ्वी से जो वापस जाती है, तो यही ये सारी गैसें हैं जो इसको लौटने नहीं देती, फिर से दोबारा पृथ्वी पर भेज देती हैं, जिसकी वजह से हमारा पृथ्वी काफ़ी गर्म हो रहा है। तो हमें यानी CO2 का इमिशन कम करना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना होगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट कम करना होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, अभी इस बार UPPCS 2016 में ही एक क्वेश्चन आया था कि CO2 इमिशन या कार्बन उत्सर्जन में कौन सा देश नंबर 1 है। तो अभी उत्सर्जन में चाइना नंबर 1 है, दूसरे पे USA, लेकिन प्रति व्यक्ति में USA फर्स्ट है। प्रति व्यक्ति की बात करें तो कौन है, USA नंबर 1 पे है, लेकिन टोटल कार्बन उत्सर्जन में चाइना नंबर 1 पर है। दूसरा, कार्बन से बात आई तो आप याद रखिए हमारा पड़ोसी देश जो भूटान है, भूटान वो एक कार्बन निगेटिव कंट्री है। अब इसका क्या मतलब है कार्बन निगेटिव का, इसका ये मतलब है कि भूटान जितना कार्बन का उत्सर्जन करता है उससे ज़्यादा कार्बन उसके जंगल अवशोषित कर लेते हैं। तो याद रखिएगा UPPCS में 2016 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा देश कार्बन नेगेटिव है। आप UPPCS 2016 का पेपर देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन बैक टू बैक आए हुए हैं। तो याद रखिए कार्बन उत्सर्जन में नंबर 1 पे कौन है, चाइना, दूसरे नंबर पे USA। पर व्यक्ति में, प्रति व्यक्ति कार्बन जो सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होता है वो USA में। और कार्बन निगेटिव कंट्री कौन है, भूटान, जो हमारे बगल में स्थित है, भारत का पड़ोसी देश है। चलिए अगली स्लाइड जो हमारा है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो पहली, ऐसे देखिए, ऐसे 1 2 3 4 और 5, इस 5 परतों को हम देखेंगे, जिनमें की जो इंपॉर्टेंट है उन पे ज़्यादा फोकस रहेंगे। तो देखिए पहला होता है ट्रोपोस्फेयर, जिसको कहते हैं क्षोभ मंडल।
इसमें याद रखने की बात है कि देखिए ये जो ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई जो होती है वो होती है आपकी 8 किलोमीटर। कितनी होती है? 8 किलोमीटर। इसको आप याद रखना है। जबकि इक्वेटर के पास यानी विषुवत रेखा के पास ये लगभग 16 किलोमीटर तक हो जाता है। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कोई भी दूरी आपकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होती बस, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसका पोल के पास कितना होता है? 8 किलोमीटर। अब सवाल उठता है कि 8 किलोमीटर पोल पे क्यों होता है? तो आप यहाँ देखिए, जो पोल के पास अगर आप इसको बनाएंगे तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे तो याद हो जाएगा इस तरह से, मतलब तिरछे में आप इसको लाइन खींचेंगे तो आपको याद होगा कि यहाँ 8 किलोमीटर है जबकि यहाँ क्या है? 16 किलोमीटर। अब पोल के पास जो जी का मान होता है वो सर्वाधिक होता है। जो जी होता है वो क्या होता है? सर्वाधिक होता है। इस वजह से गैसों को वो अपनी तरफ खींच लेता है। दूसरा, ध्रुवों के पास सूर्यातप की प्राप्ति यानी जो हमारे सूर्य से आता है गर्मी वो क्या होता है? कम मिलती है। इस वजह से गैसें ठंडी होकर नीचे आ जाती हैं। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, जो भी मौसमी घटनाएं होती है, देखिए जैसे यहाँ बादल, ये क्या है? बादल। जो वर्षा होती है वो इसी मंडल में होती है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है हर एग्जाम में, चाहे एसएससी हो चाहे पीसीएस हो, सब में आया हुआ है। वर्षा किस मंडल में होती है? ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। देखिए बिजली जो चमकती है वो किस में चमकती है? ये बिजली चमक रही है ये वाला, तो किसमें? क्षोभ मंडल में। आपको रट लेना है, बारिश आएगी, जो भी मौसमी घटनाएं होंगी वो किस में होंगी? क्षोभ मंडल में। चलिए स्ट्रेटोस्फेयर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटोस्फेयर को हम कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल। समताप मंडल की खासियत क्या होती है? देखिए इसमें जहाज, हवाई जहाज जो होते हैं, हवाई जहाज वो इसी मंडल में चलते हैं, मतलब उड़ाए जाते हैं। तो देखिए ये किस में उड़ाए जा रहे हैं? स्ट्रेटोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल में। तो आपको याद रखना। दूसरा, ओजोन इसी मंडल में पाई जाती है, आप याद रखिएगा। ओजोन हमें किससे बताता है? पैराबैंगनी यूवी रेस से ये हमें बचाता है। तो आप याद रखिए, जो स्ट्रेटोस्फीयर है यानी उसमें क्या क्या पाया जाता है? जहाज इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं और ओजोन लेयर इसी में पाई जाती है। देखिए मीजोस्फीयर का कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल और आयन मंडल को अलग करने के लिए एक स्पेशल मंडल में थोड़ी सी घटना देखिए इसमें होती है। जो उल्का पिंडे आती हैं वो देखिए इसी मंडल में आती हैं और हमारे वायुमंडल में आने से पहले ये क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। चलिए आयनोस्फीयर जिसको कहते हैं आयन मंडल, क्या कहते हैं? आयन मंडल। ये मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? कि जितने संचार, सब कुछ संचार प्रणाली जितनी भी है प्रणाली, वो सब किस में पाई जाएगी? इसी मंडल में पाई जाती है। जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, जितने भी संचार कम्युनिकेशन, रडार, सारे किस में पाए जाएंगे? इसी में। जितना भी कम्युनिकेशन का डिवाइस है वो किस में पाया जाता है? आयन मंडल में। और आयन मंडल के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं एक्सोमंडल यानी बाह्य मंडल। सारे आपके जो आप देखते होंगे कि ये आप देखिए एक सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो कहाँ भेजे जाते हैं? इसी मंडल में। इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है? आयन मंडल एक, दूसरा स्ट्रेटोमंडल दो, और तीसरा यही 3 मंडल आपके इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल किस लिए इंपॉर्टेंट है? जो भी मौसमी घटनाएं होंगी वो क्षोभ मंडल में होगी, जैसे बादल का यानी वर्षा होना, बिजली का चमकना। जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर है समताप मंडल, इसमें क्या होगा? जो हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं वो किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? इसी मंडल में उड़ाए। दूसरा ओजोन परत, ओजोन परत किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हमें यूवी रेस से ये बचाती है, यूवी से, जो पैराबैंगनी किरणें जिन्हें कहते हैं, जिससे कि त्वचा कैंसर होता है। मीजोस्फीयर में क्या है? उल्का पिंडे आती हैं। और जो आयन मंडल है वो महत्वपूर्ण है। क्यों? कि इसमें मोबाइल कम्युनिकेशन हमारा होता है, सैटेलाइट होता है, रडार, जितने भी आप डिश टीवी जो देखते हैं वो सब किस मंडल में होता है? आयन मंडल में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए। आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट में दीजिए ताकि हम उसको आगे सुधार कर सकें। आपका किसी और टॉपिक पे आपका सजेशन हो वीडियो के लिए तो वो भी आप जरूर कमेंट करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।